अंडरवर्ल्ड के पुराने डॉन जैसे हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल समझ गए थे कि अब दौर बदल रहा है। नई पीढ़ी को खून बहाने से कोई परहेज नहीं था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे स्मगलिंग से दूरी बनाकर रियल एस्टेट और राजनीति की दुनिया में कदम रख लिया था। साल 1981 दादर के एक पेट्रोल पंप पर रात के सन्नाटे में दाऊद का बड़ा भाई साबिर इब्राहिम अपनी फिएट कार में बैठा हुआ था। तभी अचानक पठान गैंग की कई गाड़ियां वहां आकर रुकी। उन गाड़ियों से हथियारों से लैस शूटर बाहर निकले, जिनमें मुंबई का कुख्यात और पढ़ा लिखा गैंगस्टर मान्या सुर्वे भी शामिल था। देखते ही देखते गोलियों की बौछार शुरू हो गई। साबिर का सीना गोलियों से छलनी हो गया, कार के शीशे टूटकर बिखर गए और उसकी लाश खून से लथपथ वहीं ढेर हो गई। उसी रात दाऊद पर भी उसके घर के पास जानलेवा हमला किया गया, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया। जब दाऊद अस्पताल पहुंचा और उसने अपने बड़े भाई साबिर की खून से सनी ठंडी लाश देखी, तो उसके अंदर बची हुई इंसानियत भी उसी पल खत्म हो गई। आज के बाद मुंबई की सड़कों पर पठान गैंग का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। उन्हें उनके घर में घुसकर खत्म करूंगा, ये मेरा वादा है साबिर भाई। आलम समझ चुका था कि दाऊद अब एक बेकाबू ताकत बन चुका है, जिसे रोकना आसान नहीं। अपनी जान बचाने के लिए आलम ने बिना देर किए मुंबई छोड़ दी और गुजरात को अपना नया ठिकाना बना लिया। गुजरात में पठान गैंग के पुराने और मजबूत संपर्क मौजूद थे। वहां के भ्रष्ट पुलिसकर्मियों और लोकल गुंडों के साथ उनके गहरे रिश्ते थे। लेकिन दाऊद रुकने वालों में से नहीं था। उसने अपने काम का दायरा बढ़ाते हुए गुजरात में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। उसने वहां के मशहूर स्मगलर लल्लू जोगी से हाथ मिला लिया। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, आलम को उसके ही इलाके में जाकर खत्म करना। दाऊद ने अपनी चालाकी से आलमजेब के खिलाफ गुजरात पुलिस में एक झूठा केस दर्ज करवाया, ताकि पुलिस उसे पकड़ ले और फिर उसके आदमियों के जरिए उसे जेल के अंदर ही मरवा दिया जाए। लेकिन यहाँ दाऊद की चाल उल्टी पड़ गई। साल 1983 में गुजरात पुलिस ने एक गुप्त और पुख्ता सूचना के आधार पर छापा मारा और दाऊद को लल्लू जोगी के साथ गैर कानूनी हथियारों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। उसे कोफे पोजा कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। ये खबर मिलते ही आलम ने बिना समय गवाए दाऊद के आदमियों पर लगातार हमले करवाने शुरू कर दिए। दाऊद के दो भरोसेमंद लोगों को सरेआम सड़क पर गोलियों से मार डाला गया। जेल की सलाखों के पीछे बैठा दाऊद ये समझ चुका था कि गुजरात में आलमजेब तक पहुंचना आसान नहीं है। जैसे ही उसे जमानत मिली, उसने तुरंत मुंबई लौटने का फैसला किया। अब वो सिर्फ एक सही मौके की तलाश में था और वो मौका उसे 6 सितंबर 1983 को मिला। आलमजेब का भाई अमीरजादा एक पुराने आपराधिक मामले के चलते मुंबई के सेशन कोर्ट में पेश होने वाला था। दाऊद जानता था कि ये काम किसी पहचाने हुए शूटर से नहीं कराया जा सकता, क्योंकि पुलिस हर चेहरे से वाकिफ थी। इसलिए उसने अंडरवर्ल्ड के उभरते नाम बड़ा राजन की मदद ली। राजन ने एक दुबले पतले और कम उम्र के लड़के डेविड परदेसी को चुना। डेविड की शक्ल किसी साधारण कॉलेज स्टूडेंट जैसी थी। कोर्ट रूम पूरी तरह भरा हुआ था, चारों तरफ कड़ी सुरक्षा मौजूद थी। जज अपनी कुर्सी पर बैठे थे और अमीरजादा कटघरे में खड़ा था। तभी भीड़ के बीच से डेविड परदेसी बिना किसी घबराहट के धीरे धीरे आगे बढ़ा और कटघरे के करीब पहुंच गया। उसकी कम उम्र और मासूम चेहरे को देखकर किसी पुलिसकर्मी ने उसे रोकने या जांचने की जरूरत नहीं समझी। अमीरजादा, दाऊद भाई ने अपना आखिरी सलाम भेजा है। डेविड ने अपनी पैंट के अंदर से रिवॉल्वर निकाली और पलक झपकते ही जज के सामने भरे कोर्ट रूम में अमीरजादा के सीने पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। कोर्ट रूम में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। अमीरजादा वहीं गिरकर दम तोड़ गया। पुलिस ने तुरंत डेविड को काबू में कर लिया, लेकिन दाऊद जो संदेश देना चाहता था वो पूरे भारत के अंडरवर्ल्ड और पुलिस सिस्टम तक पहुंच चुका था। उस समय दाऊद के खिलाफ कई गंभीर केस चल रहे थे। 1970 के एक रॉबरी मामले में उसे 4 साल की सजा भी सुनाई जा चुकी थी। फिर भी वो खुलेआम बाहर घूम रहा था। 1984 में जब उसके महंगे वकीलों ने एक नए मामले में उसकी अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई, तो सरकारी वकील ने जोर देकर कहा, माय लॉर्ड, ये कोई साधारण अपराधी नहीं है, ये एक खतरनाक क्रिमिनल है। ये पहले से बेल पर बाहर है और इसी दौरान इसने 5 और गंभीर अपराध किए हैं। इसका सही स्थान सिर्फ जेल है। इसे किसी भी हालत में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन उस समय सिस्टम में खामियां इतनी गहरी थीं और जेल नहीं बेल की नीति का इतना गलत इस्तेमाल हो रहा था कि दाऊद को एक बार फिर जमानत मिल गई। दाऊद अब पूरी तरह समझ चुका था कि इस सिस्टम, इसके पुलिस अफसरों और वकीलों को किस तरह अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है। उसने बड़े बिल्डरों, बिजनेसमैन और फिल्म प्रोड्यूसर्स को अगवा कर उनसे भारी रकम वसूलनी शुरू कर दी। इस काले धन को उसने रियल एस्टेट और बॉलीवुड में लगाना शुरू किया। लेकिन उसे यह भी एहसास था कि मुंबई पुलिस के कुछ ईमानदार और जांबाज अफसर अब उसके पीछे पड़ चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का शिकंजा कभी भी उस पर कस सकता है।